नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नारायणी फिजिक्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो को देख करके न्यूक्लियर फोर्सेस होती क्या हैं और किस तरह से वर्क करते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ के लिए भी ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सी दिस इज न्यूक्लियस। ओके, हमने पहले वाले वीडियोस में भी देखा है न्यूक्लियस कैसा होता है। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सिंपल। अब यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज कैसा होता है? उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो तो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रॉन से हमें एक बारगी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रोटॉन का आप देखिए तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सभी एटम्स में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में, ऐसा नहीं होता है। तो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके। तो जो प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए प्लस प्लस जब पास आएंगे तो वो एक रिपल्सिव फोर्स वहां पर होगा। लेकिन फिर हम कहेंगे कि रिपल्सिव फोर्स है तो ये न्यूक्लियस में एक साथ रह कैसे पाते हैं? लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि ये साथ में रहते क्यों हैं? क्योंकि इनके बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है जो कि इनको इस दायरे में रखने की कोशिश करता है। ये दायरा क्या होता है? जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 1 फर्मी का होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो 1 फर्मी तक के रेंज में काम करते हैं। और जो डेंसिटी होती है वो तो हमने देखा ही था, 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में थी। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टुगेदर क्या बोले जाते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोले जाते हैं। वो एक रेंज में पाए गए जो कि है 1 फर्मी की 10 की पावर -15 मीटर। और न्यूक्लियर डेंसिटी का मीनिंग क्या है? यहाँ पर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब दैट इज वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में 10 की पावर 17 किलोग्राम इतने न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी का मीनिंग हुआ कि इतने ज़्यादा नंबर में ये संख्या है, यहाँ पर मेंबर्स हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कितने ज़्यादा होंगे? 10 की पावर 17 आप सोचिए। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा है कि प्रोटॉन के पॉजिटिवली चार्ज होने के बावजूद जब उनके बीच में रिपल्शन फोर्स है तो भी ये सभी एक ही एरिया में पड़े हुए हैं, एक ही जगह पर ये लोग बसे हुए हैं। तो कुछ तो ऐसा काम कर रहा है फोर्स इनके बीच में, और वही फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है। ओके। अब हमने ये तो बात कर ली कि न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है इनके बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, बट लग किस किस के बीच में रहा है? आप देखिए, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो एक ही तो प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है ऐसा तो नहीं है। काफ़ी सारे प्रोटॉन होते हैं, काफ़ी सारे न्यूट्रॉन होते हैं, एटम के अकॉर्डिंग जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो ये फोर्स काम करता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी काम कर सकता है। ठीक है, समझिए हमने सारे कॉम्बिनेशंस ले लिए। अब आप देखिए, प्रोटॉन की रिपल्शन फोर्स के बावजूद ये इतना स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं कि इसे साथ में रख पा रहे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, एक ही न्यूक्लियस में, तो इसलिए इन्हें स्ट्रांग फोर्स कहते हैं। और ये जो फोर्सेस है ना, ये जो दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे, इन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और ये जो फोर्स हैं ये इस न्यूक्लियस को बांधे रखने का काम कर रहे हैं, इसकी रेडियाई तक काम करते हैं, जैसे कि हमने बात की 1 फर्मी तक के। इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ओके, तभी तो एक ही एरिया में, एक ही साइज में इसे बांध कर रखने का काम कर रहे हैं। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की। और पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस का मीनिंग है कि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो इस नेचर में जितने भी फोर्सेस होते हैं उन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस, तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो हम 1 मानकर चलते हैं। और बाकी सबके इसके कंपैरिजन में हम आगे के वीडियो में देखेंगे जब हम इंट्रैक्शंस की बात करेंगे, फंडामेंटल इंट्रैक्शंस जो नेचर में होते हैं, जब हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ से यहाँ पर मीनिंग है कि फिजिक्स में चीज़ें अगर थियोरेटिकली बोली गई है तो एक्सपेरिमेंटली भी उनके मैथमेटिकल रिजल्ट्स निकाले गए हैं। स्ट्रेंथ का मीनिंग होगा कि एक मैथमेटिकल टर्म होती है जिसकी वैल्यू जो है वो 1 पाई गई है। ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं ना वो शॉर्ट रेंज नेचर होते हैं। शॉर्ट रेंज नेचर का मीनिंग क्या है कि इनकी जो रेंज है ना वो 1 फर्मी होगी, मतलब कि जितना न्यूक्लियस का साइज होता है वो मानकर चलते हैं हम 1 फर्मी का साइज होता है। इतनी दूरी पर ही जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, इतना स्ट्रांग होते हैं कि वो इसे बांध कर रखते हैं। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है न्यूक्लियर फोर्सेस की? अब यहाँ पर देखिए, जब प्रोटॉन के पास चार्ज था तो वो वाली गलतफहमी तो हमने दूर ही कर दी कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को जो है रिपल्शन फोर्स लगाएंगे तो
इसका जो साइज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा तो हमने दूर ही कर दिया इस थ्योरी को। तो अब तो चार्ज पर तो डिपेंडेंस इसकी नहीं है न्यूक्लियर फोर्स की, लेकिन स्पिन पर डिपेंडेंस है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आते हैं पार्टिकल्स, समझ में आने चाहिए आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है पार्टिकल्स की। तो पहली तो एक चार्ज होती है, चार्ज पर तो हमने बता ही दिया कि डिपेंड ही नहीं करते। सेकंड क्या है कि स्पिन, स्पिन होता है मतलब कि घूमते हैं अपने ही एक्सिस पर, तो उस पर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डिपेंड करते हैं। और ये प्रूफ कहाँ से आया था, ये आया था ड्यूट्रॉन से, 1s2 से। इसकी स्पिन पर डिपेंडेंस देखी गई थी, तब मालूम पड़ा था कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। तो क्या पाया गया इसके लिए, जे का यहाँ पर मीनिंग है स्पिन से वो 1 है, और पैरिटी है वो +1 है। ओके, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है। जे यहाँ पर आप समझेंगे कि स्पिन कैसे है, स्पिन को तो हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जे जो होता है वो कंबाइंडली L+S होता है हमारे पास में। तो बेसिकली स्पिन का मीनिंग क्या है, कोई भी जो पार्टिकल है वो अपनी एक्सिस पर घूम रहा है। अब घूम रहा है तो कुछ उसका मोमेंटम होगा, ठीक है। तो दो तरह के मोमेंटम आ जाते हैं यहाँ पर, एक तो ऑर्बिटल मोमेंटम आ जाता है और एक स्पिन मोमेंटम आ जाता है। ऑर्बिटल का मीनिंग है कि वो किसी चीज़ के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे कि सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है। या फिर स्पिन का मीनिंग होता है कि अपनी ही एक्सिस पर घूमना, जैसे कि हमारा अर्थ घूमता है अपनी ही एक्सिस पर। तो दो तरह के जो है स्पिन यहाँ पर होंगे, एंगुलर मोमेंटम हम कह सकते हैं। ओके, ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो जे यहाँ पर कंबाइंडली है, पी का मीन्स प्रोटॉन है और एन का मतलब न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि इसका जो स्पिन होगा जे की वैल्यू वो 1 है। ओके, तो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एल की वैल्यू 0 हो और एस जो है स्पिन दोनों की सेम डायरेक्शन में हो। ओके, ऐसा हुआ क्यों, जे की वैल्यू हमें पता है 1 होनी ही है, तो स्पिन यहाँ पर 1 ले लिया और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमने 0 लिया एक बार को, ये कंडीशन एज्यूम की है। ये ऑप्शन फर्स्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि एल की वैल्यू 1 हो, है ना, और एस की वैल्यू उसके लिए 0 होनी चाहिए। एस की वैल्यू 0 कैसे होगी, जब दो की स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तभी तो एस की वैल्यू 0 होगी ना, एक अप है तो दूसरा डाउन है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हुई कि एल की वैल्यू 2 है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर 2 है, तो एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि जे जो है वो 1 ही हो। जे क्या होता है बेसिकली, जे होता है L+S। ओके, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो L+S हो सकता है। L+S का मीनिंग होता है, यहाँ पर जो ये एरो है ना, तो वेक्टर का मीनिंग ये होगा कि प्लस का मतलब है कि उसकी स्पिन के अकॉर्डिंग माइनस साइन भी आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर जे को 1 बनाने के लिए अगर एल की वैल्यू 2 है तो एस की वैल्यू -1 होनी चाहिए, तब 2 - 1 = 1 हो जाएगा, राइट। अब ये -1 कब होगा, जब दोनों की स्पिन ही उल्टी होगी, ठीक है, डाउन में होंगे, स्पिन डाउन होगी। अब स्टेट कैसे शो होती है, 2s+1 एल जे, जे तो हमारा 1 है ऑब्वियसली। एल का मीनिंग होगा जो यहाँ से डिसाइड होगा, एल जब 0 होता है तो वो एस स्टेट होती है। ओके, और 2s+1 जो है वो इस एस की स्पिन की बात है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एल जो है वो SP-D-F, जैसा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा वो वाली स्टेट्स होती है, ऑर्बिटल वाली। और यहाँ पर ये जो 2s+1 है ना, ये मल्टीप्लिसिटी को शो कर रहा है, वो इस एस के अकॉर्डिंग होगा। तो ये वाली स्टेट क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी 3s1। और इसी तरह से ये वाली स्टेट क्या बनेगी, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से ये भी 3 होगा, 2s+1 जो है, क्योंकि यहाँ पर s की वैल्यू 1 थी, तो 3 आएगी 2s+1, और l जो होगा वो 2 के अकॉर्डिंग d आएगा, और j तो ऑब्वियसली 1 है ही। अब हमने इन दो स्टेट की तो बात कर ली, बट इस स्टेट कैंसिल हो जाती है ये, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। और यहीं से मालूम पड़ा था कि इसके होने की पॉसिबिलिटी तो हुई थी 96%, और इसके होने की पॉसिबिलिटी एक्सपेरिमेंटली पाई गई 4%। ओके, तो ये सब कैसे क्यों पाया गया और इससे क्या पता पड़ा, ये सब एक्सपेरिमेंटली हुआ, और यहीं से मालूम पड़ा था कि ड्यूट्रॉन के पास तो मिक्स स्टेट है, 3s1 और 3d1। और तभी ये मालूम पड़ा कि स्पिन का कितना बड़ा रोल है न्यूक्लियर फोर्सेस को डिसाइड करने में। अब यहाँ से एक नई चीज़ और निकल करके आती है कि इसके इस सिचुएशन के होने की पॉसिबिलिटी 96% आई और इसके 4% आई, मतलब रहता तो ड्यूट्रॉन दोनों में ही है। तो यहाँ से एक नई प्रॉपर्टी निकल कर आई जो कि एक्सचेंज बिहेवियर बोली गई। ओके, अब ये तो हमने देख ही लिया कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज है वो स्पिन पर डिपेंड करते हैं, बट चार्ज पर डिपेंड नहीं करते। चार्ज पर कैसे डिपेंड नहीं करते, कि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो सेम फोर्स होता है, सेम न्यूक्लियर फोर्स होगा। और चार्ज सिमेट्री का मीनिंग क्या है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन सेम चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सेम है, मतलब न्यूट्रल भी है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो स्लाइटली डिफर कर सकता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज सिमेट्री नहीं है ना, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास नहीं होता है। बट क्यूमुलेटिवली इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो सेम होता है।
अब आती है सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है कि ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो इनके ऊपर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंबाइनली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। जो दूसरे न्यूक्लियॉन्स फोर्स लगाते हैं वो पास वाले ही लगाएंगे, ठीक है। दूर वालों का जीरो मानकर चलते हैं, नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। अगर दूर वाले भी मान लीजिए, हम ये मानकर चलते हैं कि जो दूर वाले न्यूक्लियॉन्स है वो भी इन पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये छोटा नहीं हो जाता, ये ऐसे मुट्ठी की जैसे बंद हो जाता, ठीक है। दूर वाले भी लगा रहे होते तो सारा सिकुड़ करके छोटा होता हमेशा। लेकिन प्रॉपर्टी क्या है कि पास पास वाले ही काम कर रहे हैं, इसीलिए तो ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ में न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता जाए, ऐसा नहीं होगा। पास पास वाले ही जो है न्यूक्लियॉन्स वो ही काम करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को सैचुरेशन प्रॉपर्टी कहते हैं कि पास पास वाले जो न्यूक्लियॉन्स होंगे ना वो ही सिर्फ फोर्स लगा रहे होंगे, दूर वालों का इसमें कोई रोल नहीं है। जो नियरेस्ट नेबर्स होंगे, पास वाले पड़ोसी होंगे, सिर्फ वही काम आएंगे फोर्स में, दूर वालों को तो हमें देखना भी नहीं है, ठीक है। यही सैचुरेशन प्रॉपर्टी है। अब एक और जो प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियर फोर्सेस की, वो क्या होती है, नॉन सेंट्रल कंपोनेंट से ये टेंसर फोर्सेस की तरह होते हैं। टेंसर जो है वो मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट है। यहाँ पर ब्रीफली हम समझ सकते हैं कि टेंसर्स होते क्या और नॉन सेंट्रल कंपोनेंट्स होने का मीनिंग क्या है न्यूक्लियर फोर्स में। यहाँ पर जो हमने स्पिन वाले में जे का नोटिस किया था कि एल प्लस एस, एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो इनकी कपलिंग हुई थी जिससे जे बना था। जे क्या था, जे था एल प्लस एस। तो ये जो कपलिंग हुई ना पोटेंशियल फील्ड में ऑर्बिटल मोशन की और स्पिन की न्यूक्लियॉन के, तो इसे ही जो है नॉन सेंट्रल कंपोनेंट्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस में। और इसके अलावा नॉन सेंट्रल कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या है, जैसे ये दो न्यूक्लियॉन है, ठीक है, प्रोटॉन और प्रोटॉन है, इनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो इन्हें ज्वाइन करने वाली लाइन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, ठीक है। इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। और यहाँ से मालूम पड़ता है कि न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है। कहने का मीनिंग है फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स डजंट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। यही तो हमने बात की ना, इस लाइन के अलोंग ये फोर्स काम नहीं करता है। और यहाँ से क्या निकल के आया कि स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं है। साथ ही सेकेंड वन हमने बात क्या करी थी, जो वो कपलिंग वाली बात करी थी एल और एस के बीच में, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो हमने न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया, तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स थे, स्ट्रॉन्ग फोर्स में आप एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का क्या मीनिंग हो सकता है कि इन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में जो बात आती है, फिजन मतलब तोड़ना, उसके लिए जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा लगती है। इसी कारण से न्यूक्लियर फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कहा गया है। तो इस वीडियो में हमने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में जाना कि किस तरह से रिपल्सिव फोर्स होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन कुछ फोर्स काम कर रहा है जो इस न्यूक्लियस को बांधे रखता है, तो वही न्यूक्लियर फोर्स है। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। पहली प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, सेकंड है कि शॉर्ट रेंज नेचर होता है इनका, थर्ड प्रॉपर्टी की स्पिन डिपेंड करते हैं, स्पिन पर डिपेंड करते हैं, और उसे हमने ड्यूट्रॉन के एग्जाम्पल से समझा। न्यूट्रॉन के एग्जाम्पल के दौरान हमने जाना कि इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो कि एक्सचेंज बिहेवियर है न्यूक्लियर फोर्सेस की, कि किस तरह से एक्सचेंज करते हैं और दो स्टेट में भी ये रहा करते हैं। फिर हमने जाना कि स्पिन पर तो डिपेंड कर रहे हैं बट चार्ज पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करते हैं ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने जाना कि सैचुरेशन प्रॉपर्टी है। सैचुरेशन का मीनिंग है कि पास पास वाले ही सिर्फ पड़ोसी जो है वही साथ दे रहे हैं फोर्स को लगाने में, दूर वालों की कोई ज़रूरत नहीं है, दूर वाले कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिक्स हमने जाना कि नॉन सेंट्रल कंपोनेंट्स टेंसर फोर्सेस काम करते हैं, मतलब कि लाइन के जॉइनिंग अलोंग जो है वो फोर्स काम नहीं करता है। इसीलिए यहाँ से मालूम पड़ा कि जो न्यूक्लियॉन्स है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है।